नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका बहुत रहा है इस अकेडमी में। आज का डेट है 10 सितंबर 2022 एंड दिल्ली के करंट अफेयर्स के हमारे यहाँ पर आज के सोर्सेज असम ट्रिब्यून एंड अदर नेशनल डेलीज़ को हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, जिसका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन सेशन में लगा दिया जाएगा। आप वहाँ से इसको डायरेक्टली लिंक को क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहला यहाँ पे न्यूज़ देख लेते हैं। असम ट्रिब्यून का लिया गया रिगार्डिंग रिवर मेट्रो सर्विस जो कि मूव किया गया है गुवाहाटी में। ना असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ने वर्ल्ड बैंक से बेसिकली इन्होंने सपोर्ट मांगा है। दैट देखिए भैया, असम में वाटर मेट्रो सर्विसेज को प्रमोट कीजिए। ना सवाल होता है वाटर मेट्रो सर्विसेज को प्रमोट क्यों करने की बात की जा रही है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए दैट हाँ, एक बिग स्ट्रेच ऑफ ब्रह्मपुत्र जो है असम के बीचों बीच गुजरती है, राइट। तो यस, जी हाँ, अगर हम रिवर मेट्रो सर्विसेज को यहां पर प्रमोट करें तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हम टूरिज्म सर्विसेज को तो प्रमोट कर ही रहे हैं, बट साथ ही साथ ट्रेड कनेक्टिविटी सर्विसेज, जिसमें रो सर्विस, रो मतलब पता है ना, रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस मतलब देखो इस टाइप की, जहां पर एक बड़ी शिप में एक से पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आप इस बड़ी बड़ी शिप्स में इन कार्स को भी ले जा सकते हो। कार, ट्रक, सब कुछ घुस जाता है ना, बाइक, सब कुछ घुस जाता है। क्योंकि टेक्निकली क्या होता है ना, इतने बड़े बड़े इसमें ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। सो इसीलिए अगर ब्रिज बनाना पॉसिबल नहीं है तो उस केस में हम इस टाइप के रोड सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं रोल ऑन रोल ऑफ सर्विस। यह क्या है? यह एक ट्रेड कनेक्टिविटी सर्विसेज है ना। सो अगर रिवर मेट्रो सर्विसेज को यहां पे प्रमोट किया जाएगा तो इनडायरेक्टली ट्रेड कनेक्टिविटी सर्विसेज भी प्रमोट होंगी, टूरिज्म सर्विसेज भी यहां पर बहुत प्रमोट होंगी, राइट। नेक्स्ट, असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है क्या? ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जिसको रजिस्टर किया गया अंडर द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। नाउ इसको क्रिएट किया गया है जिससे ओवरऑल जो भी इनलैंड वाटर वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज को जो है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके हमारे देश में। और इसीलिए तो इसको प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक का सपोर्ट मांगा गया है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक उस टाइप के हर प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करती है जो क्या ओवरऑल डेवलपमेंट, कोई रीजनल डेवलपमेंट लाने के लिए इंपॉर्टेंट हो, उस टाइप के प्रोजेक्ट्स, ठीक है। सो अनडाउटेडली इसका और भी एम है, जैसे ऑफकोर्स हाई क्वालिटी पैसेंजर सर्विसेज जिससे प्रोवाइड करना। यही क्यों आसाम में आसाम को बेसिकली वाइडर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से लिंक करना, क्योंकि अगर आसाम देखोगे एयर ट्रांसपोर्ट है ना, रोड ट्रांसपोर्ट, रेल ट्रांसपोर्ट सबसे तो जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स बहुत हद तक वाटर वे ट्रांसपोर्ट से भी कुछ जुड़ा हुआ है, बट ये ऐसा सेक्टर है ना जिसको और भी ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग को रिलेटेड एक आर्टिकल था इनफैक्ट एडिटोरियल पेज में, तो उसमें लिखा हुआ है दैट देखिए इलीगल ट्रेड जो है ना वाइल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा आसाम में हो जा रहा है। इनफैक्ट रंगिया में रिसेंटली इसका मैग्नीट्यूड और भी मतलब रंगिया ऑफ कोर्स एक रीजन आपको पता होना चाहिए। अब बोला गया दैट इस रीजन में जो इलीगल ट्रेड है इन वाइल्ड लाइफ वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। हमें क्या पता होता है इलीगल ट्रेड मतलब या तो टाइगर का बॉडी पार्ट्स, या तो राइनो का हॉर्न जो होता है, या फिर आइवोरी पार्ट्स, राइट। बट इसको छोड़कर और भी ऐसे बहुत सारे चीजें इलीगली ट्रेड किया जाता है, जैसे लियोपर्ड का बॉडी पार्ट, डियर का जो सींग होता है ना बहुत सारे, वो उसको डियर का एंटेलर्स कहा जाता है, टर्टल के शेल्स, बाहर में जो कवच रहता है टर्टल का, स्नेक का स्किन, बहुत सारे केज बर्ड जैसे पैराकीट, माइना, इनको भी ट्रेड किया जाता है भाई, है ना। और आप खुद सोचिए ना, अगर इसको ट्रेड किया जाएगा मतलब क्या, इसको या तो पोचिंग किया जाएगा इनको, या फिर इलीगली इनको ट्रेड किया जा रहा है। अगर इलीगली आप एक रीजन से उठाकर इनको दूसरे रीजन शिफ्ट कर रहे हो तो क्या ये जियोपार्डाइज नहीं कर रही है इनकी लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्रोस्पेक्ट्स को? एब्सोल्युटली कर रही है ना। नाउ सवाल होता है दैट ठीक है, व्हाट शुड बी डन फॉर दिस। देखो बोला गया ठीक है, देखो ये इलीगल काम होती रहेंगी, बट इलीगल काम को हमें रोकना पड़ेगा। हमें ऐसे इन्वायरमेंट से क्रिएट करना पड़ेगा जिससे इलीगल काम हो ही ना। तो गवर्नमेंट के द्वारा ये अकेले पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट के साथ साथ वेरियस नॉन गवर्नमेंटल अथॉरिटीज को भी एक साथ आना पड़ेगा, जिसमें वाइल्ड लाइफ क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो कंट्रोल ब्यूरो तो है ही, बट साथ ही साथ ट्रैफिक, WWF इंडिया, दे शुड ऑल्सो कोऑर्डिनेट एंड मिलकर विजिलेंस करना पड़ेगा, मिलकर मेक श्योर करना पड़ेगा दैट वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग जो है वह रुके ही ना, बिल्कुल समाप्त हो जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं।
सुभाष चंद्र बोस जी के रिलेटेड यहाँ पे न्यूज़ ये इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि कल हम लोगों ने दोस्तों कर्तव्य पथ के बारे में डिस्कस किया था, है ना, राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रख दिया गया है। बट हाँ, उसमें हम लोगों ने ये भी बोला था दैट हाँ, सुभाष चंद्र बोस जी का जो स्टैचू है वो अनवील भी किया गया इंडिया गेट के सामने। तो आज हम लोग देख लेते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ा इंसाइट्स देख लेते हैं। यू नेवर नो प्रीलिम्स में कैसे ये पूछ चले। 1919 में इनको सेलेक्ट किया गया था इन इंडियन सिविल सर्विस, ठीक है। नाउ बाद में लेकिन इन्होंने रिजाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका बिल्कुल सिंपली ये कहना था दैट देखो, आई कैन नॉट साइड विद द ब्रिटिश पीपल, क्योंकि अगर ये आईसीएस बन जाते हैं, इंडियन सिविल सर्वेंट बन गए, तो अल्टीमेटली इनको ब्रिटिश को ही सर्व करना पड़ेगा। अब ब्रिटिश को ये सर्व क्यों करे, राइट। नाउ ही वाज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय विवेकानंद का टीचिंग एंड ही कंसिडर्ड हिम एज हिज स्पिरिचुअल गुरु एज वेल। इनफैक्ट देखो, विवेकानंद जी जो है ना, इनके स्पिरिचुअल गुरु थे, याद रखना। बट वहीं पर इनके पॉलिटिकल गुरु पता है कौन थे? सी आर दास। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। मिड 1930s में ये यूरोप में ट्रैवल किए थे, जहां पर इन्होंने अपनी बुक की पहली पार्ट दैट इज इंडियन स्ट्रगल जो था ना, उनका ये पहला पार्ट इन्होंने खुद लिखा था। इनफैक्ट बोस टुक ओवर एज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एज वेल। कब बताओ तो? एक 1938 में हरिपुर सेशन में वो लोग उन्होंने कांग्रेस का प्रेसिडेंटशिप संभाला था। उसके बाद फिर से 1939 में इनको रीइलेक्ट किया गया त्रिपुरी सेशन। त्रिपुरी मतलब अभी जो त्रिपुरा वाला रीजन है ना, तो वहां पे, है ना। लेटर ही हैज ऑल्सो फॉर्म्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बारे में तो क्या बोलूं, एवरीवन नोज अबाउट इट वेरी वेल। नाउ इंडियन नेशनल मूवमेंट में इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? अनडाउटेडली इंडियन नेशनल आर्मी, सब कोई जानता है, कौन नहीं जानता है, जिसको हम लोग आज़ाद हिंद फौज भी कहते हैं। 1943 में इसको रिवाइव किया गया एंड इसको इनिशियली वैसे फॉर्म किया गया था 1942 में राज बिहारी बोस जी के द्वारा, बट बाद में इनको रिवाइव भी किया गया था। इनफैक्ट जो इंडियन नेशनल आर्मी, assault by Indian National Army was an important factor that eventually contributed to British leaving India. इंडियन नेशनल आर्मी ने इतना असॉल्ट किया ना ब्रिटिशर्स के ऊपर, दैट ये भी एक हम रीजंस बोल सकते हैं दैट यस, ब्रिटिश ने जो हमारे देश को छोड़ा, अनडाउटेडली वेरियस अदर फैक्टर्स वेर आल्सो डोमिनेंट. Of course, you have also read the modern Indian history. Everyone has read it, right? So yes, all the factors were there, but yes, this was also one of the major factors which has, kind of led British leaving India. Right now, idea of economic planning भी इन्होंने रखा था, जहाँ पे he has espoused a concrete economic planning and he has showed the way of himself. मतलब एक इकोनॉमिक प्लानिंग को रखा था जिसके तहत इसका मेन एम यही था दैट देश के ओवरऑल इकोनॉमी को कैसे हमें स्ट्रॉन्गर ज़्यादा बनाया जा सके। यही नहीं, वुमेन एम्पावरमेंट के रिलेटेड इन्होंने काम किया था। आप कैसे बताओ तो? आपको पता होना चाहिए, एक रेजिमेंट था अंडर कैप्टन लक्ष्मी जिनका नाम था रानी झांसी रेजिमेंट, ठीक है। अब रानी झांसी अगर रेजिमेंट बनाया गया है एक वुमेन के नाम पर अंडर द लीडरशिप ऑफ अ वुमेन, तो इनडायरेक्टली ये वुमेन एम्पावरमेंट का ही तो रोल हुआ ना। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अनडाउटेडली, आज़ाद हिंद फौज वो एक सिंबल तब का बन चुका था ऑफ यूनिटी एंड हीरोइज्म ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इनफैक्ट सुभाष चंद्र बोस ने एक स्पीचेस भी तब वहां पे देते थे ना, तो उन्होंने एक बहुत फेमस कोट था, सब कोई जानता है, गिव मी योर ब्लड, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। मतलब समझे क्या हुआ? दैट आप अपना जान दे दो मेरे लिए, मेरे लिए नहीं, देश के लिए, है ना। बट आप अगर मुझे वो एश्योर करोगे अपना जान, तो मैं हम पूरे देशवासी को एश्योर करता हूं दैट हमारे देश में फ्रीडम होगा ही, क्योंकि ब्रिटिशर्स भाग नहीं रहे थे ना ऐसे वैसे करके, ठीक है। तो लास्ट में सब कोई हार मान गया था भाई। लास्ट में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय इनफैक्ट जो नॉन वायलेंट गांधी जी, उन्होंने भी बोल दिया था डू और डाई। मतलब समझ रहे हो क्या है? या तो करो या फिर मरो। अब मरोगे कैसे? ऑफ कोर्स लड़ते लड़ते काइंड ऑफ इनडायरेक्टली मरो। मतलब तंग आ गया था। गांधी जी वाज वन पर्सन जो क्या कभी भी नॉन वायलेंस अपनाया नहीं है, मतलब ही वाज नॉन वायलेंट ही अपनाया, कभी भी वायलेंस उन्होंने नहीं अपनाया। बट इवेंचुअली क्विट इंडिया मूवमेंट में वो भी थक हार के इन्होंने बोल दिया था डू और डाई। समझ लो? तो सिचुएशन वाज लाइक दैट। एनीवेज, अर्बन फ्लडिंग के रिलेटेड आता है नेक्स्ट आर्टिकल, इंडियन एक्सप्रेस का ये न्यूज था। GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट से आप इसको आराम से रिलेट कर सकते हैं। क्यों न्यूज में है? क्योंकि इंडिया का टेक कैपिटल बेंगलुरु में लिटरली फ्लड आ चुका है, इतने ज्यादा बारिश हो रही है ना। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स देश में हमने देखा है। गुवाहाटी इज अ वेरी गुड एग्जांपल। प्री मानसून के समय कितना ज़्यादा फ्लड आ जाता है, आपने देखा ही होगा। कोची, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई,
है ना, सब में इस टाइप के रीजंस आ गए। तो इसीलिए इस अर्बन फ्लडिंग वाले कॉन्सेप्ट को हम आज के क्लास में यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके रीजंस क्या क्या है, देखो नेचुरल रीजंस तो है ही, बट साथ ही साथ कुछ कुछ ऐसे रीजंस है जो क्या एंथ्रोपोजेनिक रीजंस भी हैं। चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नेचुरल रीजंस मतलब रेनफॉल हद से ज़्यादा हो गया, है ना, तो उसके बाद एक तो ये हो सकता है। दूसरा कोस्टल सिटीज़ में क्या होता है, जैसे साइक्लोन अम्फान 2020 को जब आया था तो इतना भयानक आया था ना, दैट कोलकाता के स्ट्रीट्स पूरा एकदम पानी ही पानी। अब वो क्या, साइक्लोन में स्टॉर्म सर्ज के कारण जो है एक्सेस कभी पानी हो जाता है, ठीक है। और ये जब आपने अगर ज्योग्राफी वाले क्लास में साइक्लोन के बारे में डिस्कस किया होगा तो आपको पता होता है दैट साइक्लोन में जो है एक इनर आई बनता है। आई जो बनता है ना, उस रीजन में कभी कभी इतना ज्यादा इंटेंसिफाइड साइक्लोन हो जाता है, इतना ज्यादा मैच्योर साइक्लोन हो जाता है दैट इस आई के ऊपर जो क्लाउड्स बनते हैं ना, मतलब आई वॉल के ऊपर जो क्लाउड्स बनते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम क्यूमुलोनिम्बस भयानक क्लाउड्स होते हैं। इतना ज्यादा बारिश करते हैं, इतना ज्यादा बारिश करते हैं दैट उस जहां पे भी ये बारिश होता है वहां पे फ्लड्स आने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है। तो चलो, एक तो ये था नेचुरल रीजंस। अब आ जाता है एंथ्रोपोजेनिक रीजंस में कुछ कुछ, जैसे इंक्रोचमेंट, है ना। अब क्या है दैट ये सोचो, पहले वेटलैंड है, अब वेटलैंड को अगर आपने इंक्रोच करके वहां पर सब कुछ बिल्डिंग्स बना दिया तो कल को देयर इज वेटलैंड मतलब क्या, लो लाइंग एरियाज, है ना। लो लाइन को आप कितना भरोगे जी, मैक्सिमम चलो आपने इतना भर दिया, तभी भी तो ये रिस्पेक्टिवली आजू बाजू वाले पार्ट से नीचे ही वाला रीजन है ना, वहां पे आपने कितने भी बड़े बिल्डिंग बना दो, बट अगर पानी आएगा तो ये भर जाएगा, ये बिल्डिंग सारे डूबेंगे ही, है ना। एक तो हो गया इंक्रोचमेंट। दूसरा हो गया रैपिड एंड अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन। ये जितने भी बड़े बड़े सिटीज हो रहे हैं ना जो कि पहले से डेवलप थे, दे आर कमिंग अंडर दिस अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन वाला एस्पेक्ट। और क्या क्या नहीं है, दिल्ली उसमें आता है, मुंबई उसमें आता है, उसमें गुवाहाटी आता है ना। डिस्ट्रक्शन ऑफ मैंग्रोव्स। अब मैंग्रोव्स को ही अगर आप डिस्ट्रक्शन कर दोगे तो मैंग्रोव्स जो है ना वो वेव्स को रोकने के लिए बहुत एक कारगर साबित होती है, राइट। तो हमें तो इंश्योर करना चाहिए दैट मैंग्रोव्स बचे रहे, जिससे कि हमारे कोस्टल सिटीज में जो फ्लडिंग आती है एक्सेस, वो जिससे ना हो। या फिर हम बहुत समय बोलते हैं ना, वेटलैंड्स को हम लोग खत्म करके इंक्रोच करके वहां पे बिल्डिंग बना रहे हैं, तो वेटलैंड्स को भी हमें कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि वेटलैंड्स कभी कभी क्या होता है ना, बारिश के समय जब एक्सेस पानी जब शहरों में भर जाता है तो वेटलैंड्स उस एक्सेस पानी को सक कर लेता है। There's a lack of coordination between various ministries. This is also one of the reason behind this urban flooding. Now सवाल होता है, ठीक है, क्या कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिससे अर्बन फ्लडिंग को मिटिगेट किया जा सके? जी हाँ, एब्सोल्युटली। स्पॉन्ज सिटीज बनाइए ना। स्पॉन्ज मतलब क्या होता है, एक ऐसा वो स्पॉन्ज होता है क्या ना, उसको उसमें अगर आप पानी दीजिएगा ना तो वो पानी को सक कर लेगा अचानक से एक जगह से, ठीक है। तो सोचो एक कोई रीजन है, ये शहर वाला रीजन है, तो उसके आजू बाजू वाले रीजन में स्पॉन्ज सिटीज बनाने के लिए बोला जा रहा है, जिससे शहर का एक्सेस पानी जो है इधर चले जाए और ये वाला सिटी उसको सक कर ले। या फिर इस सिटी में उतना ज़्यादा पॉपुलेशन मत रखिए, मेक श्योर कीजिए दैट यहाँ पे प्रॉपर वेटलैंड हो, प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशंस हो, जिससे एक्सेस फ्लडिंग ना आ जाए। दूसरा है अमृत, दैट इज अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये भी एक स्टेप्स है अर्बन फ्लडिंग को मिटिगेट करने के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली अमृत ले लीजिए, स्मार्ट सिटीज ले लीजिए, इसके थ्रू क्या हम लोग ऐसा सिटीज बनाएंगे जो क्या सस्टेनेबल सिटीज हो, है ना। यही मेन है ना, सस्टेनेबल सिटीज मतलब क्या, हर एस्पेक्ट से सस्टेनेबल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन, हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया में है ना, वो वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन किया गया, जिससे एक्सेस जब बारिश हो जाए तो एटलीस्ट वो पानी के कारण जो है उस रीजन में फ्लडिंग ना आ जाए, ठीक है। ये सब चीजें हम कुछ कुछ स्टेप्स यहां पर ले सकते हैं। नेक्स्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 वाले ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 191 कंट्रीज में 132 है ना। इनफैक्ट की हाइलाइट्स अगर देख लीजिएगा, ग्लोबली डिक्लाइन हुआ है ये डेटा। इनफैक्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी में 70% ऑफ द कंट्रीज जो है उन्होंने डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। इनकम लेवल में भी 85% ऑफ द कंट्रीज में हमें डिक्लाइन देखने को मिला है। देयर वाज अ ह्यूज रिडक्शन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दैट इज बोला जा रहा है 90% ऑफ द कंट्रीज में रजिस्टर किया उन्होंने रिडक्शन इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू, है ना, जिसके थ्रू अनडाउटेडली ये जो
सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो अचीवमेंट है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बैकलैश आप बोल सकते हो इसका हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंप्रूवमेंट होगा तब ना हम लोग जल्दी वी विल मेक श्योर दैट हाँ हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की तरफ बढ़ेंगे। बट ये जितना पीछे जाएगा उतना ही हम लॉस देखेंगे, है ना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2021 बोला जा रहा है इंडिया स्टूड 0. ये वाला पॉइंट था इंडिया का, जो क्या पहले मतलब वर्ल्ड एवरेज से जो है लेकिन लोअर है, लेकिन ये दैट इज इंडिया का पॉइंट कुछ एसडीआई में इतना है और वर्ल्ड का एवरेज है 0.732, हमारा एवरेज है 0.633। रीजंस क्या है डिक्लाइन होने का? कोविड-19, यूक्रेन में जो यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है, तो ये सब कुछ रीजन आप बोल सकते हैं जिसके कारण इंडिया जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में लाइक करता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में भी हम लोग देख लेते हैं जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स क्या होता है। नाम से क्या पता चल रहा है? जेंडर इनइक्वालिटी, मतलब ये एक ऐसा इंडेक्स है जो क्या इनइक्वालिटी को मेजर करता है जो क्या एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन मेन एंड वुमेन, है ना। कितने कितने डायमेंशन में? वेरियस डायमेंशन में, जैसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के सेक्टर में मेन का क्या पोजीशन है, वुमेन का क्या पोजीशन है, एम्पावरमेंट के सेक्टर में, लेबर मार्केट के सेक्टर में। इनफैक्ट इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया हैज शोन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट इन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स वैल्यू as compared to 2020 index. That is, अगर जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स देख लीजिएगा 2020 में we were 0.490 बट नाउ वी आर 0.493, तो बहुत स्लाइट इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला, तो दिस इज ओनली गुड, राइट। एनीवेज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अगर देख लीजिएगा 4 इंडिकेटर्स को फोकस करता है, आपको पता होना चाहिए। पहला है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, दूसरा एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा। तो ये सब कुछ एस्पेक्ट्स है जिसमें HDI विच इज द कंस्टिट्यूएंट फैक्टर ऑफ HDI। ठीक है, नेक्स्ट नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट के रिलेटेड है। नासा क्या कर रही है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के सहारे इमेजेस और डेटा को साउंड में कन्वर्ट कर रही है ना। इमेजेस और डेटा को साउंड में कन्वर्ट कर रही है और इस प्रोसेस को कहा जा रहा है सोनिफिकेशन। यह एक प्रोसेस है जो क्या ट्रांसलेट करता है वेरियस डेटा को, वेदर दैट डेटा में बी रिलेटेड टू इमेजेस और एनीथिंग लाइक दैट, इनटू साउंड, है ना। मतलब क्या हो रहा है ना, देखो इमेजेस का एलिमेंट जैसे ब्राइटनेस ले लो, पोजीशन ले लो, तो ब्राइटनेस को एक पर्टिकुलर ब्राइटनेस को पर्टिकुलर पिच या फिर पर्टिकुलर वॉल्यूम दे दिया गया है। किस पोजीशन में है वो, इस पोजीशन में है या नीचे वाले पोजीशन में या ऊपर वाले पोजीशन में है, तो उस पोजीशन के हिसाब से पर्टिकुलर पिच और पर्टिकुलर वॉल्यूम दे दिया गया। अब इससे फायदा क्या होगा? देखो हम लोग तो चीज़ें देख सकते हैं बट बहुत समय विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स होते हैं ना, हु कैन नॉट सी इट। तो वही नासा का एम यही है दैट हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लोगों के लिए नहीं बल्कि विजुअली इंपेयर्ड जो पीपल है उन लोग को भी सोनिफिकेशन प्रोसेसेस के थ्रू जो भी हम चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं या फिर जैसी भी गैलेक्सीज एग्जिस्ट करती हैं वो चीज़ हम कहीं ना कहीं दिखा सके उनको। नाउ हाउ वेर द साउंड्स कैप्चर्ड? दे आर सिमिलर टू हाउ रिटन ऑन डिस्क्रिप्शन। जैसे रिटन डिस्क्रिप्शन होता है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, है ना, ये देखो रेड इंक से लिखा हुआ है, ये ब्लैक इंक से लिखा हुआ है, कुछ ब्लू इंक से लिखे जाएगा, कुछ ग्रीन इंक से लिखा जाएगा, जैसे वो आप पढ़ सकते हो ना। तो जैसे रिटन डिस्क्रिप्शंस होती है वैसे ही ये जो आई मीन विजुअल इमेजेस है उसका साउंड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, समझ लो। तो ऐसा कुछ अलग नहीं रहता ये। इनफैक्ट पहला एग्जाम्पल जो है इसका वो कॉस्मिक क्लिफ ऑफ कैरिना नेबुला, ये वाला है कैरिना नेबुला। ये 7600 लाइट ईयर अवे है जो क्या जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने कैप्चर किया है। और इसका ये जो इमेज है ना, ये वन ऑफ द क्लियरर इमेज अभी तक किसी भी स्पेस टेलीस्कोप ने लिया है। दैट इज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जिसने कैरिना नेबुला का फोटो लिया है। ठीक है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम्स ने ऑर्गेनाइज किया है वर्चुअली साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज। इनफैक्ट इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट और यूनाइटेड किंगडम्स गवर्नमेंट ने कोलैबोरेशन किया है इन सक्सेसफुली डिजाइनिंग एंड कंडक्टिंग द साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 26 देशों के लिए। 26 देशों के लिए किया जा रहा है। इनफैक्ट साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज इसको कंडक्ट किया जा रहा है एज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव, है ना। एंड ये मेनली डील यही करता है रैंसमवेयर अटैक जो होता है ना
उससे कैसे बचा जा सके, है ना। मेनली क्या होता है ना, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज कैसे इससे बच सके उसको इंश्योर करने के लिए ये काम किया गया है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी कोई भी देश का अगर देख लीजिए अनडाउटेडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप खुद सोचिए ना, इलेक्ट्रिसिटी को अगर अचानक से पूरे देश में उड़ा दे तो क्या होगा हालत, पता है आपको। सो वही चीज बोला गया, दीज कंपनीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एंड दे आर लास्ट लिंक टू पब्लिक सप्लाई एज वेल, है ना। इसीलिए मेक श्योर करना पड़ेगा दैट जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज काम करती है ना, क्योंकि वी कैन से दैट यस दिस इज कमिंग अंडर वन ऑफ द क्रिटिकल नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। तो हाँ, ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज जो एग्जिस्ट कर रही है दैट कभी भी अगर रैंसमवेयर अटैक हो जाए तो उसमें किस टाइप के डिसीजन मेकिंग कैसे कैसे सिचुएशन में करेंगे, तो वही सब चीजों का ट्रेनिंग बेसिकली इसमें दिया गया है। नेक्स्ट, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, QRSAM, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज DRDO, और इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है 6 फ्लाइट टेस्ट, किसका, QRSAM का। ये क्या है, ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको डिजाइन और डेवलप किया गया है बाय DRDO, जिसका मेन एम है प्रोवाइड करना एक प्रोटेक्टिव शील्ड, किसको, कोई भी मूविंग कॉलम ऑफ आर्मी को फ्रॉम एनी एरियल अटैक। जैसे सोचो आप, एक रीजन से आर्मी की एक टोली उठ के इस डायरेक्शन से जा रही है, ठीक है। अचानक से दुश्मन देश को पता चला और जब वो यहां पे पहुंचेगी ना, तब दुश्मन देश जो है यहां पे मिसाइल से अटैक कर देगा, ठीक है। तो हमारे पास अगर QRSAM है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा दैट अरे ये एक मिसाइल आ रहा है, चलो उसको खत्म करना है, ठीक है। तो अचानक से हम भी यहाँ पे तेजी से रेडी रहेंगे, जैसे वो मिसाइल आएगा तो यहीं से हम लोग भी धड़ाक से मारेंगे। दैट इज सरफेस टू एयर मिसाइल है, कोई भी एयर से आता हुआ टारगेट को वो एयर में ही खत्म कर देगा, ठीक है। और ये कैनिस्टर बेस्ड सिस्टम है। कैनिस्टर मतलब एक काइंड ऑफ ट्रक या फिर काइंड ऑफ व्हीकल्स में हम इसको मोबाइल जोन, दैट इज एक रीजन से दूसरे रीजन ले जा सकते हैं। जैसे अगर आर्मी की टोली एक रीजन से दूसरे रीजन जा रही है तो वैसे ही हम इस टाइप के QRSAM को भी, उसके भी ट्रक्स जो होते हैं उसको भी हम एक रीजन से दूसरे रीजन, एक मोबाइल सिस्टम है ना, तो इसलिए ले जा सकते हैं। देखो ये इस टाइप का मोबाइल सिस्टम है, ठीक है। सो ये डिटेक्ट कर सकता है, ट्रैक कर सकता है टारगेट्स ऑन मूव और इंगेज कर सकता है विद शॉर्ट हॉल्ट्स। दैट इज इसका रेंज जो है 25 से 30 किलोमीटर तक का ही है, ज्यादा रेंज एज सच इसका है नहीं, ठीक है। और इंटायर वेपन सिस्टम हैज बीन कॉन्फिगर्ड ऑन मोबाइल एंड इट इज कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एयर डिफेंस ऑन द मूव, ठीक है, याद रखिएगा जरूर। नेक्स्ट, मियावाकी मेथड। पंजाब में एक विलेज है फजिल्का डिस्ट्रिक्ट में, तो वो उन्होंने ट्रेंड सेट कर दिया इन एक्सपैंडिंग फॉरेस्ट कवर बाय दिस मियावाकी मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड, ध्यान दीजिएगा, ये एक जापानीज मेथड है, लेकिन क्योंकि एक जापानीज टेक्नीशियन ने बेसिकली इनका नाम है बॉटनिस्ट जिनका नाम है अकीरा मियावाकी, उन्होंने इसको इन्वेंट किया गया था, इसलिए मियावाकी इसका मेथड दे दिया गया, ठीक है। ये कहीं क्या कुछ नहीं है, अर्बन रीजन में एफॉरेस्टेशन मेथड है, जिसमें सोचो ये आपका प्लॉट है लैंड का, ठीक है, आपका घर है यहाँ पर है, तो ये आपका बैकयार्ड हुआ ना, तो आप क्यों ना बैकयार्ड में कुछ कुछ पेड़ पौधे लगा दो, है ना। मतलब ऐसे पेड़ पौधे लगाओगे जो क्या सिर्फ और सिर्फ नेटिव स्पीशीज हो आपके रीजन का, है ना। और जैसे एक पेड़ यहां पे बनाया तो दूसरा पेड़ इतना दूर में मत लगाओ, इतना दूर में लगाओ जिससे हाँ नुकसान भी ना हो और फायदा भी ऐसे ज्यादा, मतलब ऐसे ज्यादा नुकसान जिससे ना हो, ठीक है। जिससे आराम से दोनों ट्री का कैनोपी जो है इतना इतना हो सके और सन की रेज जो है वो नीचे तक ना पहुंच सके, इससे ग्राउंड का जो मॉइस्चर है वो भी इंटैक्ट रहेगा, समझ रहे हो बात। तो सैपलिंग्स को मेंटेनेंस फ्री के तहत उगाया जाता है, मतलब ऐसा उतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया जाता है क्योंकि यार लोकल ब्रीड है, ठीक है, उस रीजन में तो आराम से उग ही सकता है ना। और हाँ, इसके तहत मियावाकी मेथड के तहत 4 लेयर्स में बेसिकली इसको लगाया जाता है, एक श्रब, एक सब ट्री और कैनोपी। दैट इज ये देखो, देख रहे हो, अलग अलग लेवल में, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल, ठीक है। तो कैनोपी लेयर, ट्री लेयर, सब ट्री लेयर, श्रब लेयर, ठीक है। तो अलग अलग लेयर्स में बेसिकली ये चीज़ें उगाई जाती है एंड मेक श्योर किया जाता है दैट क्वालिटी ऑफ सॉइल भी एनालाइज किया जाए। अगर बाई चांस सोचो सॉइल की क्वालिटी नहीं है, अगर वहाँ पे रिटेंशन को बढ़ाना है सॉइल के न्यूट्रिएंट्स डालकर, तो वो भी मेक श्योर किया जाता है, किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था मियावाकी मेथड के बारे में। अब कुछ कुछ MCQs में आ जाते हैं दोस्तों। पहले तो कल के MCQs में देख लेते हैं। रिसेंटली मॉर्निंग स्टार 50 जो कि न्यूज़ में था, ये क्या था, तो इसका सही उत्तर था चाइना का ये पहला फुल्ली सोलर पावर्ड अनमैन्ड एरियल व्हीकल था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, रिगार्डिंग रेड एयर्ड स्लाइड टर्टल के रिलेटेड
दो स्टेटमेंट्स थे जिसमें सबसे पहला स्टेटमेंट था दैट द रेड ईयर्ड स्लाइडर इज नेटिव ऑफ साउथ ईस्टर्न एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. नो, इट वाज रॉन्ग, है ना. दूसरा IUCN के रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न था. जी हाँ, एब्सोल्युटली सही है. सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर इट. तो यस, CV इज़ द करेक्ट सीक्वेंस. CB ज्योतिष्मिता आपका लास्ट वाला गलत है. एनीवेज CB, वेरी गुड. चलो ठीक है. सो आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग दैट आज के आंसर्स को आप सही आंसर करो. रिसेंटली नासा का सोनिफिकेशन प्रोजेक्ट वॉज इन न्यूज. इट इज रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग स्पेशियल डेटा इनटू साउंड. दूसरा है स्टडिंग स्मॉल साइज एस्ट्रॉयड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर. तीसरा है स्टडिंग आयंस बस्टेड आउट ऑफ सन्स कोरोना. चौथा है नन ऑफ द अबव. नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 का डेटा. पहला स्टेटमेंट है अराउंड 90% ऑफ द कंट्री जो है ना दे हैव रजिस्टर्ड अ रिडक्शन इन देयर HDI वैल्यू इन द ईयर 2021. इनफैक्ट दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है कोविड-19 और यूक्रेन वॉर जो है दे वेर अमंग द मेजर रीजंस फॉर द डिक्लाइन इन HDI इंडेक्स डेटा दिस टाइम. ओके, तो पूछ रहा है आपको करंट इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 nor 2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Miyawaki method is well known for promoting commercial farming in arid and semi-arid region, harvesting wind energy in coastal areas and on sea surfaces. तीसरा है developing gardens genetically modified flora, gardens by genetically modified flora. और तीसरा है क्रिएशन ऑफ मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया. नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने आंसर्स लिखिएगा. विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर टू कम अप. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर टुडेज क्लास एंड थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर डिस्कसिंग द होल वीडियो. थैंक यू वेरी मच.